जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे ही विज्ञान की समझ भी बढ़ती गई। आज मानव इसी विज्ञान और तकनीक के भरोसे जनजीवन को आसान बना रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है। यही जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज भी विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हम हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। थोड़े कम ही सही, लेकिन समाज में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनका बायां हाथ दाएं हाथ की तरह काम करता है, यानी लेफ्टी। क्रिकेट में तो आपने जरूर बाएं हाथ के गेंदबाज और बल्लेबाज देखे होंगे। वैसे लेफ्टी होना कोई कमी नहीं है, लेकिन आज अपनी इस स्टोरी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। क्या ये जीन्स की वजह से है? आइए जानते हैं। परिवारों में अक्सर बड़े समझाते हैं, खाना सीधे यानी दाएं हाथ से खाओ, पानी पीते वक्त उल्टा यानी बायां हाथ इस्तेमाल मत करो, अच्छे काम की शुरुआत सीधे हाथ से करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रकृति कभी कभी इंसान के बाएं हाथ को प्राथमिक बना देती है। ऐसे लगभग 10% लोग होते हैं जो अपने सारे कार्य दाएं हाथ की तरह बाएं हाथ से करते हैं। तो क्या ये कोई आदत है या फिर इंसान खुद तय करता है कि उसे किस हाथ को प्राथमिक बनाना है, या फिर इसका कारण जीन्स है? आइए जानते हैं इसको लेकर विज्ञान क्या कहता है। दरअसल भ्रूणावस्था के दौरान ही मानव मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से की वायरिंग अलग अलग तरह से होती है, जो आंशिक रूप से जन्मजात व्यवहारों को निर्धारित करती है। जैसे कि हम मुंह में किस ओर रखकर खाना चबाएंगे, आलिंगन किस ओर से करेंगे और हमारा कौन सा हाथ प्रमुख होगा। हाल ही में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलिंग्विस्टिक्स के शोधकर्ताओं ने 3,50,000 से अधिक व्यक्तियों के जेनेटिक डेटा की जांच कर इन कारणों का पता लगाने की कोशिश की। शोधकर्ताओं को पड़ताल में ट्यूबुलिन प्रोटीन की भूमिका का पता चला है। यह प्रोटीन सेल के स्केलेटन का हिस्सा है, जो लंबे ट्यूब जैसे तंतुओं में संगठित होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है। यही सूक्ष्म नलिकाएं कोशिकाओं के आकार और आंतरिक गतियों को नियंत्रित करती हैं। इस तरह के पहले भी अध्ययन किए गए थे, जिसमें यूके बायोबैंक में संरक्षित जीनोम डेटा की जांच कर 48 ऐसे जेनेटिक रूपांतर खोजे गए थे जो बाएं हाथ के प्रधान होने से संबंधित थे, और ज्यादातर डीएनए के उन हिस्सों में पाए गए थे जो किसी प्रोटीन के निर्माण का कोड नहीं है। इनमें वे हिस्से भी थे जो ट्यूबुलिन से संबंधित जीन की कार्यप्रणाली को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन इस हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यूके बायोबैंक में संग्रहित जीनोम डेटा में प्रोटीन कोडिंग हिस्से में जेनेटिक रूपांतर खोजे हैं। इसमें 3,13,271 दाएं हाथ प्रधान और 38,043 बाएं हाथ प्रधान लोगों का डेटा था। विश्लेषण में उन्हें TuBB4B ट्यूबुलिन जीन में एक रूपांतर मिला, जो दाएं हाथ प्रधान लोगों की अपेक्षा बाएं हाथ प्रधान लोगों में 2.7 गुना अधिक था। माना जा रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हाथ की वरीयता को प्रभावित कर सकते हैं। ये शोध पता करने में मदद करेगा कि कैसे सूक्ष्म नलिकाएं प्रारंभिक मस्तिष्क विकास की सिमेट्री को बदल सकती हैं। इस शोध के नतीजे नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिन्हें समाज एक कलंक बना देता है। इनमें से एक है मानसिक विकार। ऐसे लोग भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। अब जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ ने इस पर एक शोध किया है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किया गया यह सर्वेक्षण मानसिक रोगों के मुद्दों को हल करने में मदद करेगा। क्या है यह अनुसंधान? जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की यह स्पेशल रिपोर्ट। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया में एक तरह का स्टिग्मा देखने को मिलता है। मानसिक विकार से ग्रस्त रोगियों को आमतौर पर समाज
यहाँ तक आसपास के लोगों और पेशेवरों से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह व्यवहार इन रोगियों की हालत बद से बदतर कर देता है। नतीजा, इसी नकारात्मक पहुंच के चलते ऐसे रोगी जल्दी सामने नहीं आते, इलाज करवाने से घबराते हैं। इसी स्टिग्मा को लेकर नई दिल्ली स्थित जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ ने भारत के परिप्रेक्ष्य में एक गहन शोध किया है। इस शोध के नतीजों ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई अंतर्दृष्टि पेश की है। शोध के मुताबिक सामाजिक और सांस्कृतिक रणनीतियां इस स्टिग्मा को कम कर सकती हैं। First, we need to see what is the source of stigma, from where stigma comes. So these interventions try to address those sources. So 3 sources. One, we see a source of stigma coming from the general public, from the community. The second, we see the source of stigma coming from health professionals at the primary health level. So someone who works at a district hospital in Faridabad in a general health, a condition, that person would stigmatize someone who has a mental health condition. And the third kind of stigma, which has been written in the Lancet also, is that which comes from mental health professionals themselves itself. जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ इंटरनेशनल स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा आउटकम्स यानी इंडिगो पार्टनरशिप का हिस्सा है। इस समूह का उद्देश्य पूरे अफ्रीका और एशिया में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़े स्टिग्मा को दूर करना है। इस अध्ययन के लिए 3 पायलट हस्तक्षेपों को डिजाइन कर उनका परीक्षण किया गया। इनमें सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी और फरीदाबाद के जिला मानसिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। मानसिक रोगियों को भी इसमें जोड़ा गया। अध्ययन में पाया गया कि लोग आमतौर पर ऐसे रोगियों को क्रीप, क्रैक, पागल, मूर्ख या बुद्धिहीन जैसे शब्दों से पुकारने लगते हैं, जिनका उल्टा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरत महसूस की गई कि इसके विपरीत सम्मानजनक शब्द खोजे जाएं और उन्हें स्थानीय संस्कृति में समायोजित किया जाए, जो ऐसे रोगियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें। If we are able to show that such a campaign through our smart mental health, through the Indigo study is effective, then we can take it to the government and we can tell the government that as part of your national mental health program, as part of your district mental health program, you have a lot of programs that also try to reduce stigma. You have anti-stigma campaigns going. So if you think that any of our components could help you, could supplement the work that you are doing, then we are most willing to kind of provide this to you. इस अनुसंधानिक सर्वेक्षण में सभी हितधारकों को जोड़कर प्रासंगिक नीतियों पर चर्चा की गई। ये भी कहा गया कि मानसिक बीमारियों के बारे में समाज में मौजूद मिथकों को भी तोड़ा जाए। इस अनुसंधान से भारत में मानसिक स्वास्थ्य और उपचार को एक नई दिशा मिलेगी। कपड़ों की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। कपड़े पहनना हमारी सभ्यता में शामिल है। लेकिन क्या मानव ने प्रारंभिक काल से ही शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, या बाद में जरूरत के अनुरूप उसने कपड़ों का आविष्कार किया? ये कहानी भी बड़ी रोचक है। तो चलिए जानते हैं कपड़ों के आविष्कार से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य। रोजाना नए फैशन, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े, अलग अलग ओकेजन्स के लिए खास कपड़े, डिजाइनर कपड़ों की तो बात ही अलग। हम सब जब घर से बाहर निकलते हैं तो तय करते हैं कि कौन से कपड़े पहने। लेकिन क्या इन्हें देखते पहनते वक्त आपने सोचा है कि आखिर हम मानवों ने कपड़े पहनने का यह सफर कैसे तय किया? कपड़ों का उपयोग और उन्हें सिलना मनुष्य के सबसे उल्लेखनीय विकासवादी आविष्कारों में से एक है, क्योंकि इस प्रजाति की शुरुआत प्राकृतिक निवास से हुई थी, जहां शरीर के बाल ही उसका कवच थे।
वक्त के साथ धरती के बदलते मौसम और उसकी पलायन प्रवृत्ति ने उसे ठंड और गर्मी और वर्षा के मुताबिक अलग से शरीर को ढकने की ओर ध्यान दिलाया। मानव ने पहले अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे वनस्पति का उपयोग किया। बाद में उसने जानवरों की खाल को सुखाकर पहनना और ओढ़ना शुरू किया, लेकिन ये भी बहुत बेहतर उपाय नहीं था। माना जाता है कि प्रारंभिक आधुनिक मानव होमो सैपियंस ने सबसे पहले कपड़ों का इस्तेमाल शुरू किया। इसी काल में मानव ने लचीले और बदन पर सही तरह से आ जाने वाले समाधान को तलाशा। उसने वनस्पति के रेशों को बुनने की तरकीब निकाली और उसे ओढ़ने और बिछाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। वहीं से उसकी जिज्ञासा इस दिशा में बढ़ती गई। बिल्कुल सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कपड़े का काल पता लगाने का तरीका भी कम रोचक नहीं है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में शरीर पर पड़ने वाली जूं पर अध्ययन किया गया, जो कपड़े से ही पनपती है। इसका डीएनए बताता है कि जूं की उत्पत्ति लगभग 1,70,000 वर्ष पूर्व हुई थी। इससे पता लगता है कि इस काल में इंसानों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। दूसरा उदाहरण मोरक्को का अटलांटिक तट है, जहां कॉन्ट्रेबैंडियर्स गुफा में पुरातत्वविदों को कपड़ा निर्माण के उपकरण मिले। यह लगभग 1,20,000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने 62 अलग अलग हड्डी के औजारों की पहचान की, जिनसे कपड़े बुने जाते होंगे। ऐसा ही एक उदाहरण मॉस्को में स्थित 34,000 साल पुरानी साइट सुनगिर है, जहां एक किशोर, एक बच्चे और एक वयस्क पुरुष के कंकाल से 13,000 से ज्यादा मोतियों द्वारा बनी चादर मिली। उनकी व्यवस्था देख लगता है कि इन मोतियों को कपड़ों पर बुना गया होगा। मध्य पाषाण युग की गुफा चित्रकारियों में कमर परिधानों को दर्शाने वाले उदाहरण मिले हैं, लेकिन वस्त्र के उत्पादन और उपयोग के ठोस साक्ष्य 3000 ईसा पूर्व से ही दिखाई देने शुरू होते हैं। भारत में भी कपास की कटाई का समय लगभग यही है। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूती कपड़ा मिस्र में 5000 से 4000 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। रेशम 4000 ईसा पूर्व चीनी लोगों द्वारा और ऊनी कपड़ा 3000 ईसा पूर्व विकसित किया गया था। इसके बाद के विकास और औद्योगिक क्रांति ने हमें आज के टेक्सटाइल दौर में पहुंचा दिया। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। अब प्रदूषण को समाप्त करेगी नई सामग्री। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के दल ने एक ऐसे छिद्रयुक्त पदार्थ का संश्लेषण किया है जो औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कार्बन को सोखकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं द्वारा केज ऑफ केजेस के नाम से सामने लाई गई ये सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड जैसी सामान्य ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर सकती है। साइंस पत्रिका नेचर सिंथेसिस में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक अपनी तरह की ये पहली आणविक संरचना है जिसे 2 चरणों में त्रिकोणीय प्रिज्म बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में टेट्राहेड्रल पिंजरों जैसा बनाया गया है। प्रयोगशाला स्तर पर इस सामग्री ने सल्फर हेक्साफ्लोराइड को सोखने की उच्च क्षमता दर्शाई है, जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये नई खोजी गई सामग्री प्रत्यक्ष वायु ग्रहण दक्षता को बढ़ा सकती है, ऊर्जा की खपत को कम कर सकती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकती है। इससे वाहनों से निकलने वाले धुएं के प्रकोप को भी कम करने में सहायता मिलेगी। हैजा एक गंभीर बीमारी मानी जाती है। आज भी गर्मियों में इसका प्रकोप कहीं न कहीं नजर आ जाता है। वैज्ञानिकों ने अब इस बीमारी के बैक्टीरिया से निपटने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। मैकगिल विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पर काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हैजे के बैक्टीरिया, उनके बैक्टीरियोफेज और एंटीबायोटिक दवाओं के बीच होने वाले बदलावों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन किया, जिसमें हैजा और अन्य बीमारियों में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियोफेज का उपयोग करने की नई रणनीति बनाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन में कहा गया है कि हैजा एक विनाशकारी गंदे पानी से होने वाला संक्रमण है जो हर साल हजारों मौतों का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन के चलते ये खतरा
और बढ़ने की संभावना है। इस खोज में प्रभावी शिकार नामक अवधारणा शामिल है। शोधकर्ताओं ने देखा कि फेज शिकारियों का उनके जीवाणु शिकार के मुकाबले अधिक हल्के अनुपात के हैजे के मामलों से जुड़ा था। इस अनुपात का उपयोग बीमारी की गंभीरता की पहचान करने के रूप में किया जा सकता है, जो चिकित्सकों को उपचार तय करने की जानकारी देता है। हालांकि अभी प्रभावी फेज थेरेपी विकसित करने से पहले उसके क्लिनिकल परीक्षण सहित और अधिक अध्ययन की जरूरत है। आपने देखा विज्ञान के तथ्य कितने रोचक हैं और अब समय है आपसे विदा लेने का। परेशान मत होइए, ऐसी नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।